स्वागत है आप सभी का एजुकेशन 790 चैनल पर। मैं अमन यादव। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग महेश बंडवाल भारत के भूगोल में जो मृदा चैप्टर था उसको हम लोग पढ़ रहे थे। उसी में आज हम लोग जो है इसका पार्ट 3 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग जो है मृदाओं की समस्याओं के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ बता दूं कि हमारे चैनल पर बहुत सारी प्लेलिस्ट अपलोड हो चुकी है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की। जाकर उनको देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारी वीडियोज़ को जरूर से जरूर लाइक किया करिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के साथ। तो देखिए दोस्तों, हमें शुरू करना है आज कि देश की मिट्टी की जो निम्न समस्याओं के दौर से गुजर रही है उन्हीं को हम देखेंगे। जैसे उसमें है मृदा अपरदन, जल जमाव, अम्लीयता, लवणीयता एवं क्षारीयता। चौथा है बंजर भूमि की समस्या। पांचवा मरुस्थलीकरण। और छठा है मानव द्वारा भूमि का अत्यधिक शोषण। तो हमें ये 6 के 6 चीज़ें पढ़नी है जो क्या कहते हैं हमारे मृदा की समस्याओं से रिलेटेड है। देखेंगे इनमें कैसे सुधार लाया जा सकता है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहला है मृदा अपरदन के बारे में, जिसको इंग्लिश में जो है सॉइल इरोजन कहते हैं। तो देखिए, मृदा क्षेत्र में वनस्पति के अभाव के कारण कृत्रिम अथवा प्राकृतिक कारकों द्वारा मिट्टी का खंडित होना या टूट टूट कर गिर जाना अथवा पानी द्वारा बह जाना मृदा अपरदन कहलाता है। तो अगर किसी जगह पे वनस्पति का अभाव है तो मृदा जो है वो पानी के साथ या हवा के साथ जो है बहने लग जाती है या उड़ती रहती है। तो उसकी ऊपरी जो परत होती है वो हट जाती है, जिसके कारण जो है उसको मृदा अपरदन के क्या कहते हैं। देखिए आगे कि यह प्राकृतिक कारकों जैसे जल, पवन, हिमानी और जल की लहरों द्वारा घटित होता है। क्या चीज? मृदा अपरदन। तो इस प्रकार मृदा के ऊपरी परत के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। अब देखिए, धरातल से सूक्ष्म कणों के हटने की दर वही होती है जो मिट्टी की परत में कणों के जुड़ने की होती है। ठीक है, तो जिस जिस प्रकार से जो सूक्ष्म कण हटते हैं जिस दर से, उसी कण से जो है मिट्टी की परत के कणों की जुड़ने की भी स्थिति होती है। आगे देखिए, मृदा अपरदन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, किंतु अवैज्ञानिक कृषि पद्धतियों के कारण विशेष रूप से तीव्र ढाल वाले क्षेत्रों में मिट्टी की ढीली व हल्की परतें होने से मृदा अपरदन की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है। देखिए, जल और वनों की अपरदनात्मक प्रक्रियाएं तथा मृदा निर्माणकारी प्रक्रियाएं साथ साथ घटित होती हैं और सामान्यतः इन दोनों प्रक्रियाओं में एक संतुलन बना रहता है। देखिए, गुरुत्व बल के कारण पहाड़ी ढलानों पर मृदा नीचे की ओर धीरे धीरे गतिमान होती है, जिससे मृदा सर्पण कहते हैं, अथवा यह भूस्खलन द्वारा तीव्र गति से नीचे आ सकती है। आपने देखा होगा पहाड़ों पे कई बार भूस्खलन आ जाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो पहाड़ों का पूरा मलबा होता है वो सड़क पर आ जाता है। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि पेड़ों की कमी की वजह से जो पेड़ों की जड़ें होती हैं वो उसको पकड़े रहती है। जब वो खत्म हो जाती हैं तो अब उनको रोकने वाला तो कोई रहता नहीं मृदा को, तो वो नीचे गिर जाती है पूरी पूरी। कई बार इससे जो है रास्ता आवागमन जो है बाधित होता है। अगला देखिए, कई बार प्राकृतिक अथवा मानवीय कारकों से यह संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे मृदा अपरदन की जो है दर बढ़ जाती है। देखिए, जब तक प्राकृतिक तरह से हो रहा है तब तक तो बात सही है, लेकिन जब इसमें मानव हस्तक्षेप कर देता है तब इसकी दर बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। देखिए, मृदा अपरदन की भयावहता एवं उसके फैलाव को कई भौतिक एवं सामाजिक कारक निर्धारित करते हैं। जैसे देखिए, प्रमुख भौतिक कारक कौन कौन से? देखिए, वर्षा की अपरदनकारी शक्ति, मृदा की अपनी कटाव क्षमता, आवर्ती बाढ़ों की तीव्रता और ढलान की लंबाई और तीव्रता। और देखिए, सामाजिक कारक कौन कौन से हैं? तो देखिए, वनों की कटाई, ये पहला कारण। अति चराई मतलब कि बहुत ज्यादा गायों के द्वारा चराना, तो जो घासें होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। तो घासें भी जो है मिट्टियों को पकड़ने का काम करती हैं। अगला देखिए, भूमि उपयोग की प्रकृति और खेती करने की जो विधियां हैं, ये कुछ सामाजिक कारण हैं और कुछ भौतिक कारण है, जिससे कि मृदा अपरदन की जो है भयावहता तक पहुंच सकती है। अगला देखिए, मृदा अपरदन भारत की एक सार्वभौमिक समस्या है और मृदा अपरदन मुख्यतः वनस्पतिहीन एवं ढालू क्षेत्रों में अधिक होता है। देखिए, बॉक्सेस में जो दिया गया है इंपॉर्टेंट है। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में अपरदन का कारक जल है और शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में इसका कारण वायु है। अगला देखिए, मृदा अपरदन प्राकृतिक कारकों का ही नहीं अपितु मानवीय क्रियाकलापों का भी परिणाम होता है। मृदा अपरदन के लिए मानवीय गतिविधियां भी काफी हद तक उत्तरदायी हैं। जनसंख्या बढ़ने के साथ भूमि की मांग भी बढ़ने लगती है और इसी प्रकार जो है मानव बस्तियां कृषि, पशुचारण तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वन तथा अन्य प्राकृतिक वनस्पति नष्ट कर दी जाती है। शुष्क व पर्वतीय क्षेत्रों में मृदा अपरदन की समस्या अति गंभीर है
और जिसका मुख्य कारण वनों का कटाव और कृषि के अवैज्ञानिक तरीके हैं। देखिए, वनोन्मूलन और मृदा अपरदन के प्रमुख कारणों में से एक है। वनोन्मूलन मतलब कि वनों को हटाना, ठीक है। उन्मूलन मतलब होता है खत्म करना। जो पेड़ पौधे हैं उनको धीरे धीरे काट रहे हैं अपनी ज़रूरतों के हिसाब से। कई बार हमारी लालच की वजह से हम ज़्यादा पेड़ काट देते हैं, जिससे क्या कहते हैं, मृदा अपरदन जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। पौधों की जड़ें मृदा को बांधे रखकर अपरदन को रोकती हैं एवं पत्तियों और टहनियाँ गिराकर वे मृदा में ह्यूमस की मात्रा में वृद्धि भी करती हैं। ह्यूमस की मात्रा बढ़ने से जो है आपकी मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, और जो उसकी टहनियाँ होती हैं वो बायोडिग्रेडेबल होती है, तो नष्ट होकर जब उसमें मिलती हैं, जो जीवाश्म होते हैं क्या कहते हैं मिट्टियों के अंदर, मृदाओं के अंदर, तो वो उसको तोड़ के क्या कहते हैं कार्बनिक सब्सटेंस बदल देते हैं, जिससे कि क्या कहते हैं उसकी उर्वरता बढ़ जाती है। आगे देखिए, भारत के जिन क्षेत्रों में वनोन्मूलन या वनस्पतियों का विनाश किया गया है, वहां मृदा अपरदन अत्यधिक तीव्र है। संपूर्ण भारत में वनों का विनाश हुआ है, लेकिन मृदा अपरदन पर इसका प्रभाव देश के पहाड़ी भागों में अधिक पड़ा है। यह समस्या नदी घाटी परियोजनाओं के उन सभी समावेशी क्षेत्रों में अधिक है जो हरित क्रांति के आरंभिक लाभार्थी थे, और किसी स्थान पर कई वर्षों तक लगातार एक ही फसल के बोने से वहां की मृदा में कुछ विशिष्ट पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। अब देखिए, इसी कारण जो है फसल चक्र जो होता है उसको अपनाना पड़ता है। एक तरीका होता है फसलों को लगाने का। तो देखिए, फसल चक्र फसलों को बदल बदल कर बोने से मृदा की उर्वरता शक्ति में वृद्धि होती है। साथ ही यह कीट नियंत्रण में भी मदद करता है, इसलिए आपको ये पद्धति अपनानी पड़ती है जो कृषि में। अगला देखिए, भूमि अपरदन के गंभीर एवं अत्यंत स्पष्ट रूप खड़ड, अवनालिकाएं और भूस्खलन है। और वर्षा तथा पवन द्वारा किया गया परत अपरदन यद्यपि स्पष्ट रूप से बहुत कम दिखाई देते हैं, परंतु ये भी इतने ही गंभीर है, क्योंकि उनके द्वारा भारी मात्रा में मृदा को बहुमूल्य ऊपरी परत नष्ट हो जाता है। अब देखिए, खड्डों एवं अवनालिकाओं की चार प्रमुख क्षेत्र होती हैं, जैसे कि आपके यमुना चंबल के खड्ड क्षेत्र, दूसरा गुजरात का खड्ड क्षेत्र, फिर पंजाब शिवालिक गिरिपात क्षेत्र और छोटा नागपुर का क्षेत्र। तो ये चार खड्ड और अवनालिकाओं के चार प्रमुख क्षेत्र थे। अब देखिए, खड्ड अपरदन के कौन कौन से उदाहरण हैं उनको देख लेते हैं। देखिए, महानदी की घाटी में होती है सबसे ज़्यादा, उसके बाद ऊपरी सोन नदी में, और ऊपरी नर्मदा, तापी की घाटियाँ, शिवालिक, और पश्चिमी हिमालय के गिरिपाद वाली भाबर भूमि, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गंगा खादर के सीमांत क्षेत्र। ये जो आपको जगह दिए गए हैं, यहाँ पर जो है खड्ड अपरदन के उदाहरण दिए गए हैं। देखिए, खड्ड और अवनालिका अपरदन में सबसे कम प्रभावित क्षेत्र में गोदावरी के दक्षिण में पूर्व दक्कन क्षेत्र, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान, और कच्छ और पश्चिमी राजस्थान जो है आते हैं। आगे देखिए, ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है, और इसे समोच्च जुताई, कॉन्टोर प्लगिंग जो है कहा जाता है। आपको इंग्लिश वर्ड याद रखी चाहिए, इसलिए दिया भी है साथ में, जिससे कि आप कहीं आंसर राइटिंग करना हो तो आप इसके साथ इंग्लिश वर्ड को भी लिख देंगे, मेन मेन चीज़ को, ठीक है, तो अच्छा रहेगा। आगे देखिए, मृदा अपरदन की जो तीन कारक है उनके नाम दिए गए हैं। पहला है पवन, फिर जल, और फिर समुद्री लहरें। तो सबसे पहले देखेंगे कि पवन किस प्रकार से इसमें मदद करता है। देखिए, पवन अपरदन, तो देखिए, पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्रों से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपरदन कहा जाता है। पवन द्वारा अपरदन शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में अधिक होता है। शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में तापक्रम ऊंचा रहता है, वायु का वेग अधिक होता है, और मृदा शुष्क एवं मोटे कणों वाली होती है। मृदा में कार्बनिक पदार्थों का अभाव होता है, और वहां पर वनस्पति आवरण भी नहीं पाया जाता, इसलिए ऐसे क्षेत्रों में मृदा का अपरदन अधिक होता है। अब देखिए, कहाँ कहाँ पर होता है सबसे ज्यादा। देखिए, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात की शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में पवन अपरदन की समस्या है, और देश का 17.7 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पवन अपरदन के कारण बंजर हो रहा है। ठीक है, क्योंकि आपकी अगर ऊपरी परत ही धीरे धीरे खत्म होने लगेगी तो आपकी भूमि जो है वो बंजर की ओर बढ़ती है। आगे देखिए, अगला है जल अपरदन, ठीक है, जिसको वाटर इरोजन कहते हैं। देखिए, जल द्वारा अपरदन अपेक्षाकृत अधिक गंभीर है, और यह भारत के विस्तृत क्षेत्रों में हो रहा है। भारी वर्षा और खड़ी ढालों वाले प्रदेशों में बहते जल द्वारा किया गया अपरदन हानिकारक होता है, और जब वर्षा का जल भूमि पर प्रहार करता है, तब मृदा के कण ढीले होकर अपने स्थान से छिटक कर जल के प्रवाह के साथ बह जाते हैं। जल अपरदन की प्रक्रिया मृदा के प्रकार, भूमि के ढाल, वनस्पति वर्षा की प्रचंडता तथा अवधि पर निर्भर करती है।
और भारत में जल द्वारा मृदा अपरदन सर्वाधिक प्रभावशाली है। देखिए जलीय अपरदन किस प्रकार से होता है यहाँ पर ये भी दिया गया है। देखिए प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण में इनको बांटा गया है। देखिए पहले बूंद अपरदन प्रथम चरण में, फिर द्वितीय में परत अपरदन, तृतीय तृतीय में जो है रील अपरदन और चतुर्थ में जो है अवनालिका अपरदन होता है। देखिए बूंद अपरदन जो है जब असंगठित मृदा के कणों पर वर्षा की बूंदें पड़ती हैं तो उनके प्रहार से होने वाले अपरदन को बूंद अपरदन कहते हैं। अगला है परत अपरदन। तो देखिए मृदा की ऊपरी परत के अनाच्छादन, अपक्षय व अपरदन को परत अपरदन कहते हैं। यह समतल भूमियों पर मूसलाधार वर्षा के बाद होता है और इससे मृदा का हटना आसानी से दिखाई भी नहीं देता, किंतु यह अधिक हानिकारक होता है क्योंकि इससे मिट्टी की सूक्ष्म और अधिक उर्वर परत हट जाती है। कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है और ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है और इसे चादर अपरदन, सीट इरोजन भी कहा जाता है। अगला है रील अपरदन। जब मूसलाधार वर्षा के कारण मृदा की कमजोर परत का अपरदन हो जाता है तो वर्षा की बूंदें मृदा की अपेक्षाकृत कठोर परत में पतली पतली नाली बनाने लगती हैं, जिससे रील अपरदन कहा जाता है। मतलब जैसे मिट्टी आपका ऊपर से है, उसमें से पतली पतली नालियां बनने लगती हैं और उससे जो है उसकी उर्वरता उसका अपरदन किया जाता है, उससे काफी ज्यादा नुकसान होता है। अगला है अवनालिका अपरदन। देखिए बहता जल मृतिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है जिन्हें अवनालिकाएं कहते हैं और यह सामान्यतः तीव्र ढालों पर होता है। देखिए यदि जल के बहाव के पश्चात अपरदन के दौरान अवनालिकाओं का निर्माण होता है तो इसे जो है अवनालिका अपरदन कहते हैं। तो देखिए इसका सबसे बड़ा उदाहरण चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खड्ड भूमि मतलब रेवाइन कहा जाता है। भारत में खड्डों और अवनालिकाओं द्वारा हुए मृदा के अपरदन से 36.7 हेक्टेयर भूमि को नुकसान हुआ है। अगला देखिए अवनालिका अपरदन का निर्माण विस्तृत और देर तक चलने वाले शूद्र सरिता अपरदन रील इरोजन के उपरांत होता है और यह मृदा की सबसे द्रुत और क्षति पहुंचाने वाली स्थिति है जो मृदा को कृषि कार्य के लिए पूरी तरह अनुपयुक्त बनाती है। अगला देखिए जिस प्रदेश में अवनालिकाएं अथवा बीहड़ अधिक संख्या में होते हैं उसे उत्खाद भूमि बेडलैंड कहा जाता है। और भारत के मृदा अपरदन मानचित्र को देखने से यह स्पष्ट होता है कि चंबल घाटी क्षेत्र जो मध्य प्रदेश के मुरैना, भिंड एवं ग्वालियर जिले में है, में खो खड्डों या उत्खात भूमि का निर्माण अवनालिका अपरदन के कारण हुआ है। ठीक है, जिसको गली इरोजन के नाम से जाना जाता है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी इसके विशिष्ट क्षेत्र पाए जाते हैं। अगला है वर्षा से गहरी हुई अवनालिकाएं कृषि भूमियों को छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित कर देती हैं, जिससे वे कृषि के लिए अनुपयुक्त हो जाती हैं और ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रह जाती। देश को लगभग 8,000 हेक्टेयर भूमि प्रतिवर्ष बीहड़ में परिवर्तित हो जाती है। अगला देखिए अवनालिका अपरदन को नियंत्रित करने के लिए गंभीर प्रयास किए जाने चाहिए और अंगुल्याकार अवनालिकाओं को सीढ़ीदार खेत बनाकर समाप्त किया जा सकता है और बड़ी अवनालिकाओं में जल की अपरदनात्मक तीव्रता को कम करने के लिए प्रतिरोधी बांधों की एक श्रृंखला बनानी चाहिए। अवनालिकाओं के शीर्ष की ओर फैलाव को नियंत्रित करने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए और यह कार्य अवनालिकाओं को बंद करके सीढ़ीदार खेत बनाकर अथवा आवरण वनस्पति का रोपण करके किया जा सकता है। अगला देखिए जल अपरदन से कौन कौन से क्षेत्र प्रभावित है उनके नाम देख लेते हैं। देखिए शिवालिक एवं हिमालय क्षेत्र जो है मुख्यतः मध्य एवं पूर्वी भाग में। अगला है यमुना एवं चंबल नदी की घाटी। तीसरा उत्तरी पूर्वी भारत और चौथा उत्तर प्रदेश का वज्रभूमि क्षेत्र। पांचवा पश्चिमी घाट का पर्वतीय क्षेत्र और छठा तमिलनाडु एवं पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्र इसमें शामिल है। देखिए मृदा अपरदन के जो कारण है उनको देख लेते हैं। देखिए इसमें सबसे पहला है तीव्र एवं मूसलाधार वर्षा, फिर तीव्र वायु, भूमि का तीव्र ढाल और मिट्टी का हल्कापन, वनों की कटाई, अतिचारण और झूम कृषि, अवैज्ञानिक कृषि जैसे ढाल के समानांतर खेत की जुताई न करना, फसल चक्र न अपनाना और अत्यधिक सिंचाई एवं उर्वरक का प्रयोग करना। और अगला लास्ट है ढांचागत कार्य जैसे खनिजों की खुदाई, सड़क, बांध आदि का निर्माण। तो ये सब कारक है इसके, देख लीजिए। आगे चलिए मृदा अपरदन के प्रभाव को देखते हैं। देखिए ऊपरी उपजाऊ मिट्टी के आवरण की क्षति से धीरे धीरे मृदा उर्वरता
और कृषि उत्पादकता घटती जाती है और कृषि योग्य भूमि जो है कम होती है। आगे देखिए, आंवलावन और निछालन से मिट्टी के पोषण तत्व नष्ट हो जाते हैं और भौम जल स्तर मतलब जो अंडरग्राउंड वाटर है और मृदा आर्द्रता में गिरावट देखी जाती है। वनस्पति के सूखने में मरुस्थल क्षेत्र का विस्तार होता है। ठीक है, जैसे जैसे वनस्पति अगर सूखेंगे तो इसलिए कहते हैं ना कि मरुस्थल का विस्तार हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ के वनस्पति अब धीरे धीरे सूख रहे हैं। और आगे देखिए, सूखा और बाढ़ का प्रकोप बढ़ जाता है। नदियों और नहरों के तल में रेत का जमाव बढ़ जाता है। ठीक है, रेत का जो गाद होती है जो मिट्टी के अंदर, उसका जो है स्तर बढ़ता जाता है। भूस्खलन के खतरे भी बढ़ जाते हैं। आर्थिक समृद्धि और सांस्कृतिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अपराधियों और आतंकवादियों के लिए प्राकृतिक शरण स्थल बन जाने से शांति और जनजीवन प्रभावित होता है। ये वाला जो एक पॉइंट है ये थोड़ा सा मुझे उतना सही नहीं लग रहा है। आगे देखिए, वानस्पतिक आवरण नष्ट होने से इमारती और ईंधन की लकड़ी की कमी होने लगती है और वन्य जीवन जो है दुष्प्रभावित होता है। अगला देखिए, मृदा अपरदन से प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं। देखिए, चंबल एवं यमुना नदियों द्वारा निर्मित उत्खाद भूमि क्षेत्र। अगला है पश्चिमी हिमालय का गिरिपादी क्षेत्र जिसको शिवालिक पहाड़ियों के दक्षिणी ढाल, लघु एवं बृहद हिमालय इसमें शामिल है। अगला है पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट, छोटा नागपुर का पठार, ताप्ती से साबरमती तक का क्षेत्र। फिर है उसके बाद महाराष्ट्र का काली मिट्टी वाला क्षेत्र और हरियाणा, राजस्थान, गुजरात एवं पंजाब के शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्र। और अंतिम चीज दिया गया है कि भारत में मृदा अपरदन में सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र राजस्थान में है। ठीक है, उसके बाद क्रमशः जो है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में है। तो ये आपको दिखाया गया कि भारत में सर्वाधिक प्रभावित जो राज्य है मृदा अपरदन से वो आपका राजस्थान है और उसके बाद क्रमशः जो है राज्यों के नाम दिए गए हैं। अब देखिए, मृदा अपरदन को रोकने के लिए कौन कौन से उपाय हैं। तो देखिए, सबसे पहला उपाय है वृक्षारोपण, जो सबसे बड़ा उपाय है कि आप पेड़ लगाइए और विशेषकर पहाड़ी ढालों, बंजर भूमि एवं नदियों के किनारे। दूसरा आएगा अतिचारण जिसको ओवर ग्रेजिंग कहते हैं, उसको नियंत्रित करना। और फिर है आपका फसल चक्र की कृषि पद्धति को अपनाना। और फिर है जल के तीव्र वेग को रोकने के लिए मेड़बंदी करना। उसके बाद समोच्च रेखी एवं ढाल के समानांतर जुताई करना। ऊबड़ खाबड़ भूमि को समतल करना और स्थानांतरित कृषि पर रोक लगाना। पट्टीदार कृषि अपनाना और कृषिगत भूमि को पड़ती एवं खुला हुआ कम से कम समय के लिए छोड़ना, क्योंकि अगर ज़्यादा समय छोड़ेंगे तो उससे जो है मिट्टी का बहाव ज़्यादा होता है। भूमि को वनस्पतियों, पुआल आदि के आवरण से ढक कर रखा जाए ताकि मृदा में नमी जो है बनी रहे। अगला है समुचित उर्वरक एवं सिंचाई द्वारा मृदा की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखना चाहिए। अगला है बंजर भूमि सुधार से संबंध संस्थान, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में अक्सर आता है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो कि आपका अहमदाबाद में है। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी जो कि आपका हैदराबाद में है। सेंटर ऑफ स्टडीज इन रिसोर्स इंजीनियरिंग ये मुंबई में है। और निस्टेट्स ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ये आपका दिल्ली में है। तो बंजर भूमि से सुधार से संबंध जो संस्थान थे, यहाँ 4 संस्थान दिए गए हैं, उनको हमने देखा। आगे देखिए, जल जमाव भी एक बड़ी समस्या है। ठीक है, वाटर लॉगिंग, इसके बारे में देखते हैं। देखिए, किसी क्षेत्र को जल जमाव क्षेत्र तब मानते हैं जब उस क्षेत्र का जल स्तर उस हद तक बढ़ गया हो कि फसलों की जड़ों के मृदा रंध्र संतृप्त हो जाते हैं और इस स्थिति के उत्पन्न होने से फलस्वरूप मृदा में हवा का सामान्य चक्र बाधित होता है। और जब ये बाधित होता है तो मिट्टी में जो है सड़न पैदा होती है तथा इससे ऑक्सीजन की मात्रा घटने लगती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है बढ़ने लगती है। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो जल मृदा के अंदर जो जीव रह रहे हैं, जीवाश्म, उनके लिए समस्या हो सकती है। अगला देखिए, जल जमाव के जो है मुख्य कारण कौन कौन से हैं। देखिए, नहरों से जल का रिसाव होना, कृषि जल का अनुचित प्रबंधन, जल निकासी की कमी, जल के प्राकृतिक निकास से छेड़छाड़ और निकास नहरों के तट पर गलत तरीके से की जाने वाली खेती। छठा है समुद्री डेल्टा में जो है डेल्टा क्षेत्र में अगर बदलाव किया जाए। और सातवां है तटीय क्षेत्रों में चक्रवाती लहरों में जो है परिवर्तन। अब देखिए, इंदिरा गांधी नहर जो राजस्थान में है एवं पंजाब की नहरों के निकटवर्ती क्षेत्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश राज्यों में कृषिगत भूमि का एक बहुत बड़ा भाग जल जमाव की समस्या से ग्रस्त है। क्योंकि आप जानते हैं इंदिरा गांधी जो कैनाल नहर है उसमें पानी हमेशा भरा रहता है, तो उसके नीचे की जो मिट्टी है उसमें जो है
वाटर लॉगिंग की समस्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अगला देखिए, अपवाह तंत्र की उपयुक्त व्यवस्था और रिसाव को कम करने के लिए नहरों के अस्तरण द्वारा जल जमाव से प्रभावित क्षेत्रों को कृषि कार्यों के लिए पुनः उपयुक्त बनाया जा सकता है। अब देखिए, लवणीयता और क्षारीयता किस प्रकार से होती है। देखिए, लवणता और क्षारीयता भारतीय मृदाओं की दूसरी प्रमुख समस्या है। ठीक है, पहली तो मृदा अपरदन वाली समस्या है, दूसरा जो है आपका लवणता और क्षारीयता की समस्या है। देखिए, मृदाओं में लवणीयता एवं क्षारीयता की समस्या उन क्षेत्रों में होती है जहां वर्षा अपेक्षाकृत कम होती है तथा वाष्पीकरण की दर वर्षण दर से अधिक होती है। ऐसी स्थिति में कोशिका क्रिया द्वारा मृदा में विद्यमान सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीज के लवणीय तथा क्षारीय लवणों का ऊपर की ओर आकर्षण होता है और वे मृदा की ऊपरी सतह पर एक सफेद परत के रूप में बिछ जाते हैं और मिट्टी ऊसर में जो है बदल जाती है। देश का लगभग 80 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र इस समस्या से ग्रसित है, जो कि लगभग 2.43% है। और यह समस्या पंजाब, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश के नहर सिंचित क्षेत्रों, राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के अर्ध शुष्क तथा पूर्वी और पश्चिमी तटीय भागों में गंभीर रूप से लेती जा रही। देखिए, आपने देखा होगा कुछ टॉपिक बहुत ज़्यादा दिया गया है, जैसे मृदा अपरदन, कुछ कम दिया गया, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी बुक लिखी गई है। तो जो टॉपिक जितना ज़्यादा आता है उस पर ज़्यादा फोकस किया गया है, जो कम आता है उस पर कम फोकस किया गया है। अगर आप हर चीज़ एक जैसी पढ़ना चाहेंगे तो उसमें फिर जो है आपका नुकसान होगा और आपका समय भी ज़ाया होगा। आगे देखिए, मृदा अवकरण, जिसको सॉइल डिग्रेडेशन कहते हैं, इसके बारे में अब देखते हैं। देखिए, मृदा अवकर्षण को मृदा की उर्वरता के ह्रास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें मृदा का पोषण स्तर गिर जाता है तथा अपरदन और दुरुपयोग के कारण मृदा की गहराई कम हो जाती है। आगे देखिए, भारत में मृदा संसाधनों के क्षय का मुख्य कारण मृदा अवकर्षण है, जिसकी दर भू-आकृति, पवनों की गति तथा वर्षा की मात्रा तथा स्थानीय संरचना पर निर्भर करती है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न भी होती है। आगे देखिए, भारत की कुल भूमि का लगभग आधा भाग किसी न किसी मात्रा में अवकर्षण से प्रभावित है और प्रतिवर्ष भारत में अवकर्षण के कारण लाखों टन मृदा व उसके पोषक तत्वों का ह्रास होता है, जिसका दुष्प्रभाव हमारी राष्ट्रीय उत्पादकता पर पड़ता है और इसलिए यह आवश्यक है कि मृदाओं के संरक्षण के लिए त्वरित उपाय किए जाएं। अब देखिए, मरुस्थलीकरण भी काफ़ी ज़्यादा जो है प्रभाव कर रहा है, ये भी देख लेते हैं। मरुस्थलीकरण का शाब्दिक अर्थ होता है एक मृत भूखंड। मृत भूखंड से आपका क्या तात्पर्य है, जैसे आपने रेगिस्तान देखा होगा, वहाँ ना कोई वनस्पति ना कोई जानवर, बस एक ऊंट होता है बस। तो इसी प्रकार से वो एक मृत भूखंड की तरह होता है, जहाँ मिट्टी में भूमिगत जल, जैविक पदार्थ तथा आर्द्रता का अभाव होता है और किसी मरुस्थल के आसपास गैर मरुस्थलीय क्षेत्रों में मरुस्थल को विस्तार को मरुस्थलीकरण कहा जाता है। भारत में जो है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट, भारत में 12.13% क्षेत्र शुष्क तथा 29.13% क्षेत्र जो है अर्ध शुष्क वर्गों में रखा गया है। देखिए, मरुस्थल की समस्या के अध्ययन के लिए जोधपुर में सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट काजरी की स्थापना की गई। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो ये राजस्थान में जोधपुर में है। और किस लिए, तो मरुस्थल की समस्या के अध्ययन के लिए हुआ है। अगला देखिए, थार मरुस्थल का विस्तार राजस्थान के 16 जिलों में 3.17 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है और यह मरुस्थल तेजी से दक्षिणी पश्चिमी पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश के अर्ध शुष्क क्षेत्रों की ओर बढ़ रहा है। तो देखिए, यही होता है विस्तार। धीरे धीरे जब हम अपने खेती की प्रक्रिया बदलते हैं, अपनी मृदाओं को क्या कहते हैं, धीरे धीरे पेड़ काटना स्टार्ट कर देते हैं, तो धीरे धीरे जो है मरुस्थल का विस्तार होता है और ये काफ़ी बड़ी समस्या के रूप में। अब देखिए, इसको रोकने विस्तार के कौन कौन से कारक हैं। ठीक है, विस्तार के कारक, देखिए, तीव्र दर से बढ़ती हुई जनसंख्या, तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है, ये आपको पहले लिखना चाहिए। अगला है अनियंत्रित पशुचारण, तो तीसरा निवर्णीकरण, चौथा है जल वायवीय परिवर्तन, पांचवा जल स्तर का गिरना, सूखे की पुनरावृत्ति और अधिक अपरदन, और आठवां है लवणीयता आदि। देखिए, अभी हमने जो है काफ़ी चीज़ पढ़ा मृदाओं के घटते क्रम के बारे में। अब जो है मेन चीज़ देखेंगे कि इनका किस तरह से सुझाव किया जाए। मृदा संरक्षण के बारे में अब हम पढ़ेंगे। जो मृदा क्या कहते हैं अपरदन के कारण, मरुस्थलीकरण के कारण, जल जमाव के कारण
बह रही है, खराब हो रही है, उसके संरक्षण के किस प्रकार से किया जाए उसके बारे में देखते हैं। मृदाएं जीवित तंत्र होती हैं और किसी भी अन्य प्राणी की तरह इनका विकास, क्षरण तथा निम्नीकरण होता है। यदि समय पर उनका सही उपचार किया जाए तो उनमें सुधार भी होता है। मृदा संरक्षण के अंतर्गत वे सभी विधियां शामिल हैं जिसमें मिट्टी की उर्वरता बनाए रखी जा सकती है और मृदा के अपरदन और क्षय को रोका जाता है और मिट्टी की निम्नलिखित दशाओं को सुधारा जाता है। आगे देखिए, देखिए यदि मृदा का बहाव हो गया है या अवकर्षण हो गया है तो उसे पुनः स्थापित करना आसान नहीं होता है। इसलिए मृदा संरक्षण में सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि मृदा अपने ही स्थान पर सुरक्षित बनी रहे। इसके लिए विभिन्न प्रदेशों में कृषि पद्धतियों में सुधार किए गए हैं। पहाड़ी ढलानों पर समोच्च रेखीय जुताई और सीढ़ीदार खेतों की खेती की जाती है और मृदा संरक्षण की ये आसान विधियां हैं। अगला है मृदा अपरदन। मूल रूप से दोषपूर्ण कृषि पद्धतियों द्वारा बढ़ता है और किसी भी तर्कसंगत समाधान के अंतर्गत पहला कार्य ढालों की कृषि योग्य खुली भूमि पर खेती को रोकना है। अगला देखिए, 15 से 25% ढाल प्रवणता वाली भूमि का उपयोग कृषि के लिए नहीं होना चाहिए। यदि ऐसी भूमि पर खेती करना आवश्यक भी हो तो इस पर सावधानी से सीढ़ीदार खेती बनानी चाहिए। अगला है वृक्षों की कतार या रक्षक मेखला बनाकर मरुस्थलीय प्रदेशों में पवन अपर्दन से खेतों की रक्षा की जा सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब जैसे आपका खेत है तो उसके चारों तरफ जो है आप पूरा पेड़ लगा दीजिए, तो जैसे अगर मृदा उड़ेगी भी तो पेड़ों से टकरा कर नीचे आ जाएगी, मतलब दूर नहीं जा सकती ज़्यादा। आगे देखिए, हिमालय के ढलानों या और अपवाह क्षेत्र, झारखंड में ऊपरी दामोदर घाटी और दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ियों पर वनारोपण किया गया है और इसके द्वारा धरातली जल के तेज बहाव को भी कम किया गया है, जिससे मृदा अपने ही स्थान पर बंधी रहती है। भारत के विभिन्न भागों में अतिचराई और स्थानांतरण कृषि ने भूमि के प्राकृतिक आवरण को दुष्प्रभावित किया है। ग्रामवासियों को उनके दुष्परिणामों से अवगत कराकर उन्हें अतिचराई और स्थानांतरित कृषि नियमित और नियंत्रित करना चाहिए। भेड़, बकरी और अन्य पशुओं द्वारा अतिचराई भी आंशिक रूप से भूमि अपरदन के लिए उत्तरदायी है और इस कारक द्वारा अपरदन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक में सबसे ज्यादा होता है। आगे देखिए, शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि पर बालू के टीलों के प्रसार को वृक्षों की रक्षक मेखला बनाकर तथा वन्य कृषि करके रोकने के प्रयास करने चाहिए और कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि को चारागाहों में जो है बदल देना चाहिए। देखिए, केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान, ठीक है, केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान CAZRI जो भी हमने पढ़ा था, वहां ने पश्चिम राजस्थान में बालू के टीलों को स्थिर करने के प्रयोग भी किए हैं। देखिए, भारत सरकार द्वारा स्थापित केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड ने देश के विभिन्न भागों में मृदा संरक्षण के लिए अनेक योजनाएं भी बनाई हैं। देखिए, भारत में मृदा अपरदन की समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा 1953 में केंद्रीय भूमि संरक्षण बोर्ड, सेंट्रल सॉइल कंजर्वेशन बोर्ड की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा कब की गई थी, तो यह 1953 में। उद्देश्य क्या था कि मृदा अपरदन की समस्याओं से निपटने के लिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा फोटो सही नहीं आई है तो मैं बोल दे रहा हूँ, आप उसी को सुन लीजिए। देखिए, इसके 3 उद्देश्य हैं किसके, केंद्रीय भूमि संरक्षण बोर्ड के। पहला है कि असमतल भूमि को कृषि योग्य बनाना, दूसरा मरुस्थल के विस्तार को नियंत्रित करना, तीसरा है वर्तमान कृषि योग्य भूमि को उर्वरा शक्ति को बनाए रखना। तो ये योजनाएं जलवायु की दशाओं, भूमि संरूपण तथा लोगों के सामाजिक व्यवहार पर आधारित हैं और ये योजनाएं भी एक दूसरे से तालमेल किए बिना ही चलाई गई हैं। अतः मृदा संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय भूमि उपयोग की संबंधित योजनाएं हो सकती हैं। इसलिए कहा जाता है कि बारिश के जब मौसम आता है तो बोलते हैं पेड़ ज़्यादा लगाइए, जिससे कि जो है मृदा संरक्षण में भी अच्छा हो और वातावरण भी जो है शुद्ध हो। अगला देखिए, भूमि का उनकी क्षमता के अनुसार ही वर्गीकरण होना चाहिए। भूमि उपयोग के लिए मानचित्र बनाए जाने चाहिए। भूमि का सदैव उचित उपयोग किया जाना चाहिए। मृदा संरक्षण का निर्णायक दायित्व उन लोगों पर है जो उसका उपयोग करते हैं तथा उससे लाभ उठाते हैं। अब देखिए, खड्ड अपने विशाल आकार, गहराई और खड़े ढलानों के लिए जाने जाते हैं। ऐसी उत्कात भूमि को सुधार करने के लिए केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड ने 3 अनुसंधान केंद्रों की स्थापना की है। कहाँ कहाँ पर, देखिए राजस्थान में कोटा में की है और उत्तर प्रदेश में आगरा और गुजरात में जो है बालासोर में की है। देखिए, मृदा संरक्षण की कुछ
प्रमुख विधियां हैं उनको भी देख लेते हैं। देखिए, मल्च बनाना, पौधों के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे पुआल से ढक दी जाती है, जिससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। वेदिका निर्माण, चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इनसे पृष्ठीय प्रभाव और मृदा अपरदन जो है कम होता है। अगला है समोच्च रेखीय जुताई। तो एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोधक का निर्माण करती है। अगला देखिए, समोच्च रेखा के अनुसार मेड़बंदी, समोच्च रेखीय सीढ़ीदार खेत बनाना और नियमित वानिकी नियंत्रित चराई, आवरण फसलें उगाना, मिश्रित खेती तथा सस्यावर्तन आदि उपचार के लिए कुछ ऐसे तरीके हैं जिनका उपयोग मृदा अपरदन को कम करने के लिए प्रायः किया जाता है। अगला है रक्षक मेखलाएं, जैसे तटीय क्षेत्रों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को जो है बचाया जा सके। देखिए, अगला जो तरीका है वो है समोच्च रेखीय रोधिकाएं। समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है और रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयां बनाई जाती हैं। अगला है चट्टान बांध, ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो यह जल के प्रभाव को कम करने के लिए बनाए जाते हैं और यह नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षरण को रोकते हैं। अगला है भिन्न फसलें उगाना, जैसे वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती हैं। देखिए, मृदा संरक्षण के अंतर्गत वे सभी उपाय सम्मिलित हैं जो मिट्टी को अपरदन से बचाते हैं और उसकी उर्वरता को बनाए रखते हैं। मृदा अपरदन को रोकने के लिए कुछ प्रभावी उपाय इस प्रकार किए गए हैं, जैसे बड़ी नदियों की सहायक नदियों पर बाढ़ और मृदा अपरदन नियंत्रण हेतु छोटे बांधों का निर्माण करना। दूसरा क्या है, नहरों में जल रिसाव से बचाव हेतु और जलमग्नता तथा भौम जल तल में उत्थान को नियंत्रित करने के लिए उनकी तली और किनारों को पक्का करना। ठीक है, ये तो कुछ प्रभावी उपाय हैं। आगे देखिए, धरातली और लंबवत अपवाह के विस्तार द्वारा जलमग्नता की समस्या का समाधान करना। मरुस्थलीय क्षेत्रों में वायु विच्छेदों और सुरक्षा पेटियों का निर्माण करना। पांचवा है वैज्ञानिक विधियों और जिप्सम आदि का प्रयोग करके क्षारीय मिट्टी का उपचार करना। छठा है वनस्पति रहित क्षेत्रों में रासायनिक उर्वरकों के साथ साथ जैव उर्वरकों के उपयोग में वृद्धि करना। सातवां है खाद के रूप में गोबर और वनस्पति के उपयोग को लोकप्रिय बनाना। आठवां है मानव अपशिष्ट और नगरीय कचरे को खाद में परिवर्तित करना। और नौवां है वैज्ञानिक सह्यावर्तन और परती भूमि छोड़कर मृदा उर्वरता का संरक्षण करना। 10वां है अवनालिकाओं का भराव एवं डलुआ सतह के सहारे वेदिकाओं का निर्माण करना। 11वां है बीहड़ क्षेत्रों का समतल और इन क्षेत्रों में मिट्टी को संगठित करने वाले पौधों का रोपण करना। और लास्ट है आपका झूम कृषि को आधुनिक स्थायी कृषि में परिवर्तित करना। झूम कृषि क्या होती है, वही जिसमें क्या कहते हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया की जंगलों को जला दिया जाता है और फिर उन्हीं जलाकर जो राख बचती है उसको मिट्टी मिलाकर खेती करना होता है। शुष्क और पहाड़ी क्षेत्रों में वृक्षारोपण और अत्यधिक पशुचारण पर प्रतिबंध लगाना। तो इसी प्रकार जो है आज हमने देखा कि लास्ट में देखा कि मृदा अपरदनों से बचाने के लिए कुल ये 12 तरीके जो है अपनाए जाते हैं, जो मृदा संरक्षण के अंतर्गत ये सभी उपाय सम्मिलित हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करिएगा और हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह की वीडियो हम रोज लाते रहते हैं, तो बने रहिए चैनल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।